तो देखो इसमें अगर मान लो मैं ऐसे बात करूं कि पहला, अगर एक रूट इफ अल्फा प्लस आई बीटा इज वन रूट ऑफ a quadratic equation, then alpha minus I beta will be other root. मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें ऐसा होता है कि एक रूट इमेजिनरी होगा ना तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। अगर मान लो कोई भी रूट कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। मतलब एक रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा आ रहा है, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा आएगा। एक रूट अल्फा माइनस आई बीटा आ रहा है तो दूसरा अल्फा प्लस आई बीटा आएगा। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। कई बार आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मान लो लेट 2+3i एक रूट है, तो अपने आप बिना कुछ सोचे समझे आप ये समझ जाओगे कि 2-3i इसका दूसरा रूट भी होगा। बस ये आपको समझना है। ठीक, दूसरा चीज आपका आता है, अगर मान लो कोई इर्रेशनल रूट आ रहा है, इर्रेशनल मतलब मान लो हमने अल्फा प्लस रूट बीटा के फॉर्म में दे दिया। ठीक, क्या लिखोगे? इफ अल्फा प्लस आई बीटा इज वन रूट ऑफ अ quadratic equation, then alpha minus root beta will be other root. ठीक, अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। बिना कुछ सोचे समझे आपको ये समझ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? इफ roots of given quadratic equation, if roots are equal in magnitude but opposite in sign, then b will be equal to 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 0। ठीक, बिना कुछ सोचे समझे। ये कैसे आएगा? ऐसे समझ लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर माइनस मान लो 9 लिखा हुआ इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? +-3 आएगा। बस, तो दो रूट्स आएंगे, एक +3 आएगा, दूसरा -3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था। प्रॉपर्टी अगर मान लो 4 की मैं बात करूं, क्या लिखोगे? इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल to each other, then coefficient of x square is equal to constant term। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कभी ऐसा होता है, जस्ट सपोज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ और इसके एक रूट अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? c/a आएगा, है ना? तो अल्फा अल्फा कैंसिल आएगा तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? c के इक्वल आएगा। यानी ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स दोनों इक्वल होंगे।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो कोफिशिएंट ऑफ, यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या चीज, दैट इज a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन the roots of the equation are 1 and c by a। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब एक, ठीक है, तो अगर हमने क्या बोला कि इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो किसके लिए, इसके कोफिशिएंट मतलब ए बी और सी के वैल्यू अगर मानो 0 आ रहा है तो इसके दो रूट्स आ सकते हैं, क्या क्या, एक तो x इज इक्वल टू 1 और दूसरा c बाई ए। कैसे पता चला मेरे को, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो ये 0 कब आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 आपने यहाँ पुट कर दिया, तो 1 पुट करोगे मतलब जनरली सेटिस्फाई करता है ना, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मान लो हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गिवन है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, अगर मान लो x की जगह मैं c डिवाइड बाई a पुट करूँ तो यहाँ पे आप रख लो a इंटू सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बाई ए प्लस सी। तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, कैसे, a इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई ए प्लस सी, है ना, a से a कैंसिल कर दिया, है ना, तो अब सभी जगह आपने a से कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा हमको, सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी, सी बाई ए, है ना। अब देखो सभी जगह से सी भी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो सी डिवाइड बाई ए, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए, तो ये क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि ऑलरेडी यहाँ 0 दिया हुआ है, तो 0 इंटू सी बाई ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी इक्वेशन में उनके कोफिशिएंट का सम अगर मानो 0 आ रहा है तो इसके दो रूट्स बिना सॉल्व किए आप निकाल सकते हो, पहला 1 और दूसरा c बाई ए, बिना सॉल्व किए। ठीक, जैसे मान लो मैंने इक्वेशन एक दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 मान लो दे दिया, है ना, तो इनके इक्वल टू 0, तो इसको आप अगर सम देखोगे तो ये 2 है, ये -3 है, 1, 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट इसका 1 आएगा और दूसरा क्या होगा, c बाई ए, यानी 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करके चेक कर सकते हो आप फैक्टराइजेशन मेथड से, या जिस मेथड से कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, कौन सा प्रॉपर्टी था ये, फिफ्थ वाला। सिक्स प्रॉपर्टी में आप ध्यान रखोगे कि अगर मान लो इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखोगे आप इसमें, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज satisfied by more than two roots, वो चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, जो कि मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूं। एंड इन दिस केस
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तो ये भी कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपका कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी में। 7 में अगर आप लिखोगे, जैसे मान लो कई बार हमसे डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो आप कभी दो इक्वेशन दिया हुआ, मैं ना इसको सीरियल वाइज बताता हूं। इफ a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मान लो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू मान लो 0 दिया हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लो d1 ले लिया और इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लो d2 ले लिया। ठीक, तो क्या बोल सकते हो कि इफ d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो क्या बोल सकते हो, देन एट लीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो d1 ग्रेटर देन 0 होगा या d2 ग्रेटर देन 0 होगा, या दोनों हो सकता है, एटलीस्ट इसीलिए बोला गया। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि रियल रूट्स आएंगे, या तो d1 का रियल रूट आएगा दोनों, और या तो d2 का, या दोनों का आ सकता है। ठीक, तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अगर आप इसमें लिखोगे, मान लो आपने लिखा ऐसे d1 प्लस d2 लेस देन 0 बोल दिया। ठीक, d1 प्लस d2 लेस देन 0 बोल दिया, तो फिर वही केस, देन एट लीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैंने दोनों में से कोई एक कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा। ठीक, तीसरा, इफ d1 d2 लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, देन टू रियल, then the equation has two real and two complex root, two real and two complex रूट आ जाएगा। ठीक, और अगर मान लेते हैं कि चौथा और आखिरी, इफ d1 इंटू d2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है क्या चीज, हैज फोर रियल और ऑल 4 कॉम्प्लेक्स रूट। ऐसा हो सकता है कि चारों रियल हो या चारों कॉम्प्लेक्स रूट हो, चारों रियल हो या चारों कॉम्प्लेक्स रूट हो, ये हो सकता है। कैसा भी कंडीशन आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अच्छा, पिछले वाला जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, अगर मान लो आप क्वेश्चन जो हमने कंडीशन बताया इनसे रिलेटेड, तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो मैं क्वेश्चन जस्ट सपोज मान लो आपको एक करा भी देता हूँ। क्या दिया कि दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या बोला गया, ax स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। और बोला जा रहा है कि ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए सी इज इक्वल टू, हमको क्या बोला जा रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी बोला जा रहा है। ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी बोला जा रहा है। तो हमको इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करना है कि इसका रूट नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो मान लो अगर मैं d1 यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4b आएगा। d2 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो d2 क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस 4d आ जाएगा। अगर मान लो मैं d1 प्लस d2 कैलकुलेट करना चाहूँ तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4d आ जाएगा। ठीक, अब अगर मान लो मैं इसको कैलकुलेट करूं b प्लस डी का वैल्यू, अच्छा यहाँ दिया हुआ था, एक रिलेशन दिया हुआ था, ये दे, हाँ यहाँ दिया हुआ था। तो अगर मान लो मैं यहाँ लिखूं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4, बी प्लस डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए सी बाई 2 हो जाएगा। वहाँ से ये जो रिलेशन दिया हुआ था वहाँ का यूज़ कर लिया। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी आ रहा है, मतलब क्या आएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर d1 प्लस d2 अगर मान लो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तो हमने क्या बताया था, देन एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि या तो पहले वाले इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, रियल रूट मिलेगा, या दूसरे वाले इक्वेशन से मिलेगा, या दोनों से मिल रहा है। तो कम से कम एक तो रियल रूट्स आपको मिलेगा ही इससे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग आते हैं क्या चीज़, कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, मान लिया हमने एक इक्वेशन लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा हमने ले लिया a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0। कॉमन रूट्स का मतलब क्या हुआ कि इसके एक रूट, मान लो इसमें भी अल्फा है और इसमें भी अल्फा है। ठीक है, तो अभी हमने किसका कंडीशन बनाया, फॉर वन कॉमन रूट, है ना, वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट, क्योंकि दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं। तो अभी मैं वन कॉमन रूट बता रहा हूँ। तो जिसका रूट मान लो यहाँ पे एक अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा आ रहा होगा, तो ऐसे केस में इसको सेटिस्फाई करेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर यहाँ सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या किया हमने, बी सी वन माइनस b1c, यहाँ सॉल्व करोगे तो ए b1 माइनस a1b। ठीक है, और c वाला टर्म्स लोगे तो ए c1 माइनस a1c। तो करते क्या है, करते ये हैं कि अगर मान लो आप यहाँ से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, इसको और इसको इक्वेट कर दो एक साथ, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी सी वन माइनस बी वन सी डिवाइड बाई ए सी वन माइनस ए वन सी। ठीक, अल्फा का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी वन माइनस ए वन बी डिवाइड बाई ए सी वन माइनस ए वन सी। यानी अल्फा का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर वाले को आपने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो ए वन बी माइनस ए बी वन, ए वन बी माइनस ए बी वन डिवाइड बाई ए सी वन माइनस ए वन सी, होल स्क्वायर कर लिया यहाँ पे ताकि इससे इसको इक्वेट कर सको। तो अल्फा स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो ए वन बी माइनस ए बी वन डिवाइड बाई ए सी वन माइनस ए वन सी का होल स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल आएंगे, यानी इसको ये दोनों आपस में इक्वेट कर दो, तो यानी ए वन बी माइनस ए बी वन
डिवाइड बाई AC1 माइनस A1C इजी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC1 माइनस B1C डिवाइड बाई AC1 माइनस A1C। तो ये आपका कंडीशन हो जाएगा। देखो ये कंडीशन जो हमारा दिया हुआ है इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कैसे करते हैं। ये फार्मूला नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि आप कंडीशन कैसे बना सकते हो, क्योंकि इस फार्मूले को रटोगे तो भूल भी जाओगे, तो इसलिए आप भूलो मत, जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत क्या है। ठीक, मान लिया अब अगर मान लो मैं दोनों रूट्स तक कंडीशन, अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 दिया हुआ, बोला जा रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो बस वही यूज कर लो जो अभी हमने यूज किया। क्या आएगा, अगर एक रूट मान लो अल्फा आ रहा होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे रखोगे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, बी माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अल्फा ए माइनस बी और इक्वल टू माइनस करोगे तो यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब जब अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू 0, यानी ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू वहां से भी करते तो भी वहां से आता, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेंदी होता है कैलकुलेशन और क्या। अब आप हेडिंग डालो फॉर टू रूट्स, फॉर टू कॉमन रूट्स, फॉर टू कॉमन रूट्स। देखो अगर दोनों कॉमन रूट्स हो जाएंगे तो एक तरह से देखा जाए तो इक्वेशन ही सेम हो जाएगा। तो बस आप सिंपल आपको करना क्या है, इक्वेशन सेम होने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम हो जाएगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और दूसरा A1 एक्स स्क्वायर प्लस B1 एक्स प्लस C1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर दोनों कॉमन रूट्स आएगा ना, सिंपल आपको रेशियो निकालना है, A बाई A1 का वैल्यू, B बाई B1 का वैल्यू और C बाई C1 का वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक, रेशियो इक्वल हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। जस्ट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो इसके रूट्स अगर मान लो 2 और 3 आ रहे हैं तो आप क्या कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 12 करोगे इक्वल टू 0, तो इसके भी तो वही रूट्स आएंगे, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों का रेशियो तो सेम ही आएगा। दोनों का वैल्यू सेम तभी तो आएगा जब आप यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम रखोगे, ये दोनों रूट्स सेम तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं आए। ठीक, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, have a common root, have a common root and A, B, C are natural number belonging to natural number, then find पहला चीज पूछा जा रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है।
तो देखो, अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 को अगर आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने मतलब इन द सेंस डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4a1c इंटू 9, ये आ जाएगा। तो 9 कॉमन लिए तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -9 इंटू -3 आ रहा है, यानी -27 आ रहा है। तो -27 मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो मतलब कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। अब जब कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इसका एक रूट कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, जो भी आ रहा है मान लो अल्फा प्लस आई बीटा आ रहा है, और इसमें भी अल्फा प्लस आई बीटा आ रहा हो, तो भाई सीधी सी बात है, इसका भी दूसरा रूट क्या आएगा, अल्फा माइनस आई बीटा, और इसका भी रूट अल्फा माइनस आई बीटा ही आएगा। मतलब क्या हुआ, दोनों रूट कॉमन हो गए। ये तो हमको एक बोला गया था, दोनों रूट कॉमन हो गए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स रूट अगर कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, अल्फा एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होगा। एक अल्फा प्लस आई बीटा यहाँ भी, तो दूसरा भी अल्फा माइनस आई बीटा, क्योंकि एक ही कॉमन बोला जा रहा है। और हमको ये भी पता है कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स होता है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके रेशियो इक्वल होंगे। तो 1/a इज इक्वल टू 3/b इज इक्वल टू 9/c इज इक्वल टू, अगर मानो मैं कांस्टेंट लूँ तो हमको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 3k और c इज इक्वल टू 9k। 1/k ले लिए मान लीजिए, या इनके बीच में अगर मेरे को रिलेशन बनाना है, ऐसे कर लो ना, ये बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 9k स्क्वायर आएगा। और 9k स्क्वायर और कब आ सकता है, जब a और c को मल्टीप्लाई करोगे। तो 9k स्क्वायर 9k इंटू के, यानी क्या आ जाएगा AC, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC के इक्वल हो जाएगा। बी ए बी सी में रिलेशन आ गया। दूसरा मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, तो मिनिमम वैल्यू मतलब k प्लस 3k प्लस 9k कितना आ जाएगा, 9 3 12 13k और k का वैल्यू अगर मान लो आप कुछ भी रखते हो, यहाँ पे हमको कुछ दिया नहीं गया, तो मिनिमम वैल्यू अगर मान लो नेचुरल बोला जा रहा है ना, नेचुरल बोला जा रहा है मतलब k का जो मिनिमम वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रख दो, तो यानी 13 आ जाएगा। क्योंकि नेचुरल वैल्यू बोला, ए बी सी का वैल्यू नेचुरल लेने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे k का जो मिनिमम वैल्यू होगा क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू ही पूछा गया, तो 13 इंटू 1 यानी 13 ही आ जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमारा होता है, देखो पहली चीज तो ये कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मान लो इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, तो ये 0 हमारा अगर जब आप लोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। और हम किसके बारे में बात करें, एक्सप्रेशन के बारे में बात करें। तो मतलब क्या हुआ, हम ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। और यहाँ पे a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ए बी सी जो होगा वो बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन का यूज करके कुछ बनाते हैं, देखते हैं क्या बन सकता है। मैंने a कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। ठीक, अब देखो इसको आपने शायद 10th में होल स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा देखो मैं आपको बता देता हूँ होल स्क्वायर मेथड कैसे बनाते हैं, यानी होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमने a कॉमन लेकर के 1 बना लिया। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए। आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया, जो भी कोफिशिएंट आएगा प्लस में आया माइनस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो b/2a आया। इसका होल स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दो, b/a इंटू एक्स, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, b² डिवाइड बाई 4a स्क्वायर।
यानी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a² माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a² प्लस सी डिवाइड बाई ए। ठीक, तो अब इसको ना आपने क्या किया, ये जो पहले 3 टर्म्स होंगे ना, ये किसी न किसी टर्म्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। किसका बनाएगा? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, एक चीज और ध्यान रखना, x का कोफिशिएंट अगर माइनस में रहेगा तो इसका मतलब ये हो कि माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x का कोफिशिएंट प्लस में है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। तो बस हमने क्या किया, यहाँ पे b माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a² प्लस सी डिवाइड बाई ए है, तो हमने 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए किया ताकि यहाँ भी होल स्क्वायर 4a² बन जाए। तो अब हमने क्या किया, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेगा तो 4ac आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a²। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिख लिया a इंटू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d डिवाइड बाई 4a²। अब ठीक है, तो ये जो इधर आता है y प्लस डी डिवाइड बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब सही है, इसको अगर आप लिखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स के फॉर्म में, या एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई है, ये y प्लस के फॉर्म में। ये हमारा एक पैराबोला का इक्वेशन आता है जिसके एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर मान लो इसको 0 करोगे तो माइनस एच, इसको 0 करोगे तो माइनस के, यानी जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर मान लो मैं इनको अलग अलग 0 करके वैल्यू निकालूं तो हमको भी वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और y का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस डी डिवाइड बाई 4a। मतलब इसके जो वैल्यू आएगा x कॉमा वाई का जो वैल्यू आएगा वो ये मिलेगा, माइनस बी डिवाइड बाई 2a माइनस डी डिवाइड बाई 4a। और ये क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स पैराबोला का। पैराबोला देखो हमारा 4 तरीके से बनता है, एक तो ऐसे बनता है, एक तो ऐसे बनता है, एक तो ऐसे बनता है, और एक तो ऐसे बनता है। तो पैराबोला इस तरीके से बनता है, मतलब ये हुआ कि अगर ये पैराबोला अपवर्ड होता है तो ये जो वर्टेक्स होता है ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे ये ऐसे ये कट करता है, मतलब शार्प पॉइंट जहाँ पे बनता है। वर्टेक्स मतलब लास्ट पॉइंट, हम ऐसे बोल सकते हैं इसका लास्ट पॉइंट ये है ना, ये लास्ट पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है। एक्सिस, और मतलब इसका एक्सिस, दोनों एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं ऐसे बोल सकते हो। दोनों एक्सिस का मतलब ये हुआ कि पैराबोला का ये एक एक्सिस ये हो जाएगा और ये एक एक्सिस ये हो जाएगा। ये जहाँ पे कट करते हैं उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे, इसका वैल्यू क्या आता है। अच्छा, एक चीज़ और, हमने जैसे कि आपको बताया कि पैराबोला 4 तरीके से बनते हैं। तो देखो 4 तरीके से कैसे बनते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि a का वैल्यू क्या है। ये जो पैराबोला आता है इसका नाम होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है। ठीक, जो नीचे की तरफ पैराबोला बनता है उसका नाम होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। नाम मतलब इक्वेशन। ठीक, जो पैराबोला इधर बनता है ऐसे, इस पैराबोला का नाम होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। और इधर जो पैराबोला बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने ये इक्वेशन लिखा है इस चीज़ पे आप ध्यान दो, a इंटू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी डिवाइड बाई 4a लिखा हुआ है। तो ये जो आपका वैल्यू a है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है, मान लो इसको मैंने इधर ला लिया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/a वाई प्लस डी डिवाइड बाई 4a।
तो ये 1/a या a की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा पैराबोला कैसा बनेगा। देखो पैराबोला कैसा बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला ही तो बनेगा, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, है ना। ये ग्रीन वाला तो नहीं बनेगा, तो इसको मैं हटा दिया, ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग में ये वैल्यू तो नहीं बनेगा। नीचे वाला जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आ रहा था, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड बनेगा, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बनेगा या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay बनेगा। तो अगर मैं अपवर्ड पैराबोला की बात करूं, अपवर्ड क्या होता है, ये प्लस में होता है, मतलब ये हुआ कि अगर पैराबोला अपवर्ड बना रहे हो तो इसके लिए a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा और इसके लिए a का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। इसके केस में जब भी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पैराबोला बनाएंगे तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि a का वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है। लेस देन 0 रहेगा मतलब पैराबोला डाउनवर्ड और ग्रेटर देन 0 रहेगा मतलब पैराबोला अपवर्ड रहेगा। ठीक, नेक्स्ट और आज के लेक्चर का आखिरी चीज, क्या चीज, नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब ये होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है इन जनरल। मान लो हमने एक पैराबोला बनाया ऐसे, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस हो, तो अगर मान लो कोई पैराबोला जस्ट सपोज मान लो मैंने ऐसे बना दिया, दो तरीके से हो सकता, तीन तरीके से बनेगा, या तो एक पैराबोला ऐसे बनेगा, या तो पैराबोला हमारा ऐसे बनेगा, और या तो एक पैराबोला जो टच ही नहीं करेगा। लेकिन हर केस में इसके वर्टेक्स का जो वैल्यू होगा ना वो यही आएगा, -b/2a और -d/4a ही आएगा सभी केस में, है ना। इसके वर्टेक्स का ये टच कर रहा है, तो इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a, इसका भी वैल्यू -b/2a और -d/4a ही होगा। देखो रेंज का मतलब क्या होगा, पैराबोला का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यही तो होगा, यही मिनिमम वैल्यू होगा। इस पैराबोला का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यही होगा। इस पैराबोला का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यही होगा। और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इधर है। तो ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है एक्चुअली ये एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये वाई का कोऑर्डिनेट है। और जब भी हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हम लोग रेंज देखते हैं ना तो वाई कोऑर्डिनेट में देखते हैं, डोमेन देखते हैं तो एक्स एक्सिस में होता है, और रेंज जब हम लोग देखते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट में देखते हैं। तो मतलब अगर मैं किसी भी पैराबोला के केस में अगर मैं रेंज निकालूं तो -d/4a टू इन्फिनिट आएगा। कब, ये सभी वाला केस ग्रेटर देन 0 वाला है। क्यों, पैराबोला अपवर्ड है, पैराबोला अपवर्ड मतलब a ग्रेटर देन 0। ठीक, अगर मान लो मैं पैराबोला डाउनवर्ड बना दिया, मतलब बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा वो देखूंगा। मान लो हमने इस तरीके से बना दिया, जस्ट सपोज तीन केस बनेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 3 केस बनेगा। एक तो इसको टच करते हुए जाएगा, एक टच नहीं करेगा और एक कट करेगा। ये टच कट और वगैरह क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अभी, है ना। ये कौन सा केस है, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब a लेस देन 0 है। a लेस देन 0 मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा, -b/2a, -d/4a आएगा। इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट तो वही होगा ना, -b/2a और -d/4a। इसके वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट वही होगा, -b/2a -d/4a। ये मैं अलग अलग केस बना रहा हूँ। अच्छा, अगर मेरे को रेंज लेना है तो इसका मिनिमम वैल्यू नीचे की तरफ है, माने -∞, तो -∞ से ले करके -d/4a तक आएगा। ये क्लोज ब्रैकेट होता है। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैंने ऐसे कोई दो वैल्यू ले लिया, ये a है और ये b है,
तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि ये जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि इसमें ए और बी भी इंक्लूडेड है। और ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ए और बी के बीच का वैल्यू तो है ही, लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। इस वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी इंक्लूडेड है, लेकिन ए और बी के बीच की वैल्यू भी इंक्लूडेड है और ए और बी भी इंक्लूडेड है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये। तो यहाँ -d/4a का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक। तो अभी के लिए मान लो अगर मैं इसको बताऊं, जस्ट सपोज यही अगर मैं रेंज निकालना चाहूँ तो रेंज हमारा इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी वैल्यू आ रहा है।